नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम में फिर से मैं अभिषेक आनंद गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में कल जो हमने वीडियो देखा था उससे वीडियो से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं या इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रीवियस वीडियो को जाकर के देखिए। इससे पहले 2 वीडियो और तैयार किए गए हैं जिनमें संवैधानिक विकास का भाग 1 है और एक वीडियो है जिसमें आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए उसके लिए रिकमेंडेशन दिया गया है और इस वीडियो प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है इसको मैंने उसमें बताया हुआ है। तो इससे पहले आप 2 वीडियो जो हैं उनको पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइएगा। इसके अलावा निर्देश यह है कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा, शुरू से आखिरी तक लंबा उसको देखिएगा, तब जाकर के चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। और इसके बाद जो हम MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको सुविधा रहेगी, वो बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, और हमारा उद्देश्य तो यही है हमारा कि हम क्या करें, हम ये करें कि हमारा जो CGPSC व्यापम और मेंस के क्वेश्चंस हैं वो तीनों कवर होते चले। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक नया वीडियो उस पे लिए तैयार करेंगे ताकि आप जब केवल प्रश्न देखना हो तो केवल आप प्रश्न को जा करके भी देख सकें। मैंने ये सोचा था कि पहले इन तीनों को एक साथ कंबाइन लेकर के चलूँगा, यानी कि वीडियो जो बना हुआ है क्लास वीडियो उसी में ही क्या कर दूंगा, क्वेश्चंस को डाल दूंगा। बाकी मेरे को लग रहा है कि वैसे में ज़्यादा सुविधा नहीं होगी बल्कि असुविधा ज़्यादा हो सकती है, इसलिए एक वीडियो जो है वो MCQ पर और डाल करके मैं बना करके डाल दूंगा। ठीक है, तो ये एक तरीका रहा। अब मैं कल से आगे आता हूँ। तो कल हमने जो चर्चा करी थी वो हम किस पर चर्चा कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे संवैधानिक विकास पर। ठीक है, तो हम संवैधानिक विकास पर चर्चा कर रहे थे और उसको हमने 2 भागों में बांटा था, आपको याद होगा। जिनमें से एक भाग कौन सा था, तो एक भाग हमने देखा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको जो नियंत्रित करने के लिए जो क्या लाया गया था, एक्ट लाया गया था ब्रिटिश शासन द्वारा, उनकी लिस्टिंग हम देख चुके हैं। टोटल एक्ट कितने थे इसमें से, तो ये हम 10 एक्ट थे इसमें टोटल। वो सारा एक्ट मैंने पहले वीडियो में समझा दिया है आपको। अब उससे मैं आगे बढ़ने वाला हूँ कहाँ पर, तो अब हम दूसरे नंबर पर आएंगे, वो है सम्राट द्वारा लाए गए अधिनियम। ठीक है, सम्राट द्वारा लाए गए अधिनियम, यानी कि ब्रिटिश सम्राट जो है उसने क्या क्या अधिनियम लाया था, हम वहाँ पर आ गए हैं। ठीक बात है, तो यहाँ पर अधिनियमों की टोटल संख्या कितनी थी, इसमें अधिनियमों की टोटल संख्या 9 थी। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसको मैं काट दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम सीधे यहाँ पर से देखते चलते हैं कि कितने अधिनियम बना रखे थे यहाँ पर सम्राट के अधीन। ठीक है, तो देखिए टोटल सम्राट के अधीन जो अधिनियमों की संख्या है वो टोटल 9 अधिनियम की संख्या है। तो इसको जरा हम देखते हुए चलेंगे कौन कौन सा अधिनियम आया हुआ है। तो इससे पहले मैं आपको याद दिलाऊं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो लाया गया का अधिनियम था, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए जो अधिनियम लाया गया था उसका नाम था 1853 का, है ना, चार्टर एक्ट उसका नाम था। इसके बाद वाला जो एक्ट आएगा वो कौन सा आएगा, तो ये 1858 का भारत शासन अधिनियम आएगा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम, ये अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हुआ क्या था, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना हो गई थी। 1858 के पहले एक क्रांति घटित हुई, उसको हम कहते हैं 1857 की क्रांति या 1857 का सिपाही विद्रोह। हुआ क्या था सिपाही विद्रोह में, तो देखो हो क्या रहा था कि जब से अंग्रेजों ने भारत में शासन करना अपना शुरू किया था तब से क्षेत्रीय स्तर पर जनजातीय विद्रोह हो रहे थे, किसान विद्रोह हो रहे थे, और इसके अलावा जो क्षेत्रीय स्तर के जमींदार होते थे उनके नेतृत्व में भी क्या होते थे, विद्रोह हुआ करते थे। इन विद्रोहों का जो संगठित रूप था, या मैं कहूँ इन विद्रोहों का कुल मिला जुला जो स्वरूप था वो एक ही घटना में एक बार में दिखा, एक बड़े विस्फोट की तरह उत्पन्न हुआ, वो था 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति जब हुई तो इसमें सिपाहियों ने भाग लिया। 1857 की क्रांति पूरे देश में धीरे धीरे देखते देखते फैल गई। इसको राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था बहादुर शाह जफर ने, जबकि सैन्य नेतृत्व किसका था, बख्त खान का। तो इन दोनों ने इसको नेतृत्व प्रदान किया, जिससे क्या हुआ, पूरा का पूरा उत्तर भारत अशांत हो गया। बाद में फिर पूर्व वाला भाग है वो भी अशांत हो गया। इसके अलावा मध्य के कुछ भागों में इसके साक्ष्य मिलते हैं, और वर्तमान में जो नए संशोधन आ रहे हैं उससे ये भी पता चलता है कि कर्नाटक क्षेत्र, तमिलनाडु क्षेत्र में भी 1857 की क्रांति के विद्रोह के साक्ष्य पाए गए हैं। तो इस क्रांति के बाद क्या हुआ, जो 1857 के पहले की स्थिति थी ब्रिटिश सरकार की,
वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से थी और वहाँ पर ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण दिखाई यहाँ पर नहीं देता था भारत के अंदर। इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर 1857 की क्रांति के बाद एक नया अधिनियम लाया गया 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि देखो ये 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि भाई अब जो है ब्रिटिश अकेले शासन नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या था कि हमें ब्रिटिश, अगर हमको यहाँ पर कार्य करना है, यहाँ पर शासन करना है, यहाँ से धन लूटना है, तो हमें क्या करना होगा, भारतीयों को भी साथ में लेना होगा और भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान करना होगा। कहाँ, प्रशासन में, राजनीतिक क्षेत्र में, उन्हें भी क्या करना होगा, शामिल करना होगा। ये बातें बहुत अच्छे से समझ ली गई। और हुआ क्या, 1857 की क्रांति को दबाने के बाद, उनका दमन करने के बाद फिर ब्रिटिश जो महारानी थी उसकी तरफ से एक पत्र आया, और आया कहाँ पर, यहाँ पर जब गवर्नर जनरल का शासन चल रहा था। तो गवर्नर जनरल उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर ही ये पत्र आया और एक इलाहाबाद दरबार की स्थापना की गई। उस दरबार में फिर क्या किया गया, और जो रानी है उसका पत्र पढ़ करके सुनाया गया, और पत्र पढ़कर सुना करके ये बात कही गई कि इससे पहले क्या होता, आपने शायद पढ़ा भी होगा कि इसमें क्या था, डलहौजी की हड़प नीति या व्यवगत सिद्धांत था, उसको तिलांजलि दे दी गई क्योंकि उसी के द्वारा सबसे ज़्यादा भारतीय प्रभावित हुए थे। क्योंकि सीधे सीधे क्या हो रहा था, भारतीय रियासतों को अधिग्रहित करने की जो कोशिश है वो लगातार की गई थी और कई लोगों को अवैध तरीके से कई रियासतों को वहाँ पर शामिल कर लिया गया, इसको उसको तिलांजलि दे दी गई। लेकिन हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बातें घटित हुई उन पर हम बात करेंगे। यहाँ पर क्या कहे, रियासतों के जो अधिकार थे उनके साथ हुई संधियाँ थी उनको अक्षुण्ण रख दिया गया, ठीक है। और अक्षुण्ण रखने के बाद दूसरा जो काम यहाँ पर किया गया वो ये था कि जो गवर्नर जनरल का पद आ रहा था, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो भारत का गवर्नर जनरल कब स्थापित हुआ था, हमने पहले भी देखा है 1833 का एक्ट, मैंने कल इसमें पुरानी वीडियो में बताया, इसमें आया हुआ था। 1833 के एक्ट में गवर्नर जनरल का पद आया था। तब लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले क्या बने थे, गवर्नर जनरल बने थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और इसकी स्थान पर क्या किया गया, वाइस शब्द लगाया गया और रॉय। रॉय का मतलब होता है रॉयल यानी राजकीय, और वाइस का मतलब होता है उप, ठीक है। यहाँ पर वाइस रॉय हिंदी में इसको बना दिया गया, या कहीं अंग्रेजी में ऐसा कहा गया वाइस रॉय, और इसका मतलब था वायस रॉय, हम लोग ऐसा लिखते आते हैं। तो वायस रॉय का एक पद बनाया गया किसके स्थान पर, गवर्नर जनरल के स्थान पर। और वायस रॉय पहले कौन बनेगा, तो वही लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग पहला क्या बन गया, वायसराय यहाँ पर नियुक्त हो गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रहेगी, है ना। लॉर्ड कैनिंग जो है पहला वायसराय बना। इसके अलावा क्या किया गया, एक भारत सचिव का पद बनाया गया। ये क्या है, भारत सचिव का पद, इसको समझें। तो देखो जैसे भारत में हम लोग क्या बोलते हैं, जो मंत्री होते हैं उनको हम मिनिस्टर कहते हैं, तो वहाँ पर जो मंत्री होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सचिव कहा जाता है। इसका मतलब था कि भारत के जितने भी, है ना, भारत के जितने भी मामले होंगे वो कौन देखेगा, वहाँ का एक मंत्री दिखेगा जिसका नाम क्या होगा, भारत सचिव होगा, इंडिया सेक्रेटरी होगा, जो इन सब मामले को देखेगा। इसमें एक व्यक्ति का नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम था, ठीक है, लॉर्ड, ये इसको बनाया गया, ठीक है। तो एडवर्ड स्टैनली यहाँ पर जो है वो भारत सचिव बना। इसके अलावा यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई, तो यहाँ पर भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई। 15 सदस्यीय काउंसिल ये इसमें निर्मित किया गया था, 15 सदस्यीय काउंसिल। तो 15 सदस्यीय काउंसिल जब बनाया गया तो इस 15 सदस्यीय काउंसिल में क्या किया गया, तो 15 सदस्यीय काउंसिल में एक इसको निगमित निकाय घोषित किया गया था। इसको समझना कि क्या है, थोड़ा समझाता हूँ। एक निगमित निकाय, निगमित निकाय, ये इसको नाम दिया गया। क्या है इसको मैं समझाता हूँ। देखो, तो निगमित निकाय का मतलब होता है ऐसा निकाय जो क्या कर सके, जो कानून व्यवस्था की जो एक स्तरीय व्यवस्था होती है उसके साथ लेकर के चल सके। कैसा था इसको मैं थोड़ा समझाऊं। तो देखो हुआ क्या था, लॉर्ड वायसराय नहीं, उनका नाम था पहले तो वॉरेन हेस्टिंग, और वॉरेन हेस्टिंग के बाद फिर बाद में आया लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो उन लोगों ने क्या किया था, न्यायालयी व्यवस्था में परिवर्तन लाया था। तो कॉर्नवालिस के टाइम पे लास्ट बदलाव हुआ था। तो कॉर्नवालिस ने बंदोबस्त व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पहले
सर्किट कोर्ट्स की स्थापना करी थी। उसके ऊपर उसने क्या किया था, जिला कोर्ट डाल दिया था, और जिला कोर्ट के ऊपर उसने एक और भी किंग्स काउंसिल इन लंदन, ऐसा उसने नाम दिया था। तो जो किंग्स काउंसिल इन लंदन होता था, उस सर्वाधिक मात्रा में यानी कि 5,000 रुपये से अधिक का अगर मामला हो गया, किसी भी तरह का कानूनी विवाद हो गया, तो वो निगमित निकाय जो थी 15 सदस्यीय काउंसिल की, वो क्या करती थी, उस मुकदमे की सुनवाई करती थी। ठीक है, यानी कि एक क्या था, न्यायालय जैसी ये व्यवस्था थी। लेकिन इसमें एम लक्ष्मीकांत सर लिखते हैं कि ये जो एक निगमीय निकाय हम कह रहे हैं, इस पर तो जाया जा सकता था, यानी कोई वाद लेकर के 5,000 रुपये तक के वाद को लेकर के जाया जा सकता था। इसके अलावा यहाँ पर यह भी व्यवस्था की गई थी कि इस निगमित निकाय के ऊपर ही अगर हम लगाना चाहते हैं, मुकदमा लगाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर भी मुकदमा लगाए जाने की व्यवस्था की गई थी। आ रही बात? तो ये था 1858 का अधिनियम का महत्वपूर्ण बातें, है ना। इसके अलावा इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे। तो देखो ये जो ये यहाँ पर लाया गया था कि ये जो 15 सदस्यीय काउंसिल का सिस्टम है, इसको क्या कर दिया जाएगा, आगे मैं बताऊंगा। 1935 का जब अधिनियम आएगा, इस 15 सदस्यीय काउंसिल को समाप्त कर दिया जाएगा, वहाँ पर करेंगे। लेकिन काफ़ी बात करते हैं, लगभग देखा जाए तो यहाँ पर से लगभग 50-60 साल, लगभग 70 साल से ऊपर के टाइम पर इसको जाकर के समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है 3 बातें। गवर्नर जनरल की जगह पर क्या किया गया, वायसराय का पद बनाया गया, एक भारत सचिव का पद बनाया गया। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल बनाएगी, जिसको एक निगमित निकाय के रूप में भी डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें रही किसकी, 1858 के अधिनियम की। ठीक है, तो ये था 1858 का अधिनियम। इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, अभी तक देखा तो नहीं गया, लेकिन ये चांसेस इसमें होगा। इसके अलावा हम आ जाते हैं इसके बाद 1861 का अधिनियम। दूसरे नंबर पर जो आएगा अधिनियम वो है 1861 का अधिनियम। ठीक है, अब इस अधिनियम से आने से पहले मैं क्या कर लूँ, जरा CGPSC का क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। CGPSC ने इस पर क्वेश्चन पूछा था 1861 में। ठीक है, तो 1861 में पहली लाइन थी CGPSC की कि इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी। ये इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वर्ड ध्यान से सुनना, क्या इस्तेमाल किया है, ये गवर्नर जनरल। ठीक है, यही गलती हो गया भैया, यहाँ पर गवर्नर जनरल कहाँ से आएगा, अभी मैंने क्या बताया, 1858 का अधिनियम। इसमें क्या आएगा, गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया है, यहाँ पर क्या आएगा, वायसरॉय आएगा। तो पहला सेंटेंस ही गलत था जो क्वेश्चन बनाया गया था। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें, दूसरा जो लाइन थी, विधि निर्माण के लिए कम से कम सदस्य संख्या कितनी कर दी गई, 6 कर दिया गया। और इसके अलावा क्या कर दिया गया, अधिक से अधिक जो हो सकती है, कम से कम 6, और अधिक से अधिक इसकी संख्या कर दी गई थी, वो है 12 कर दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल ठीक थी, कम से कम जो है वो 6 सदस्य हो सकते थे, और अधिक से अधिक 12 सदस्य हो सकते थे, ये विधि निर्माण के सदस्य। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या हुआ, मैक्सिमम लोगों के साथ थोड़ा समझना। देखो यहाँ पर 15 सदस्य बनाए गए थे। किसके 15 सदस्य बनाए गए थे भाई, तो 15 सदस्य बनाए गए थे किसके, यहाँ पर जो भारत सचिव है उसके सहायता के लिए 15 सदस्य बनाए गए थे ना, परिषद, समझ रहे हो। तो वहां पर की ये बात ही नहीं कर रहा, इसने क्या कहा, इसने कहा है विधि निर्माण। ध्यान रखना, विधि निर्माण, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 1861 के टाइम पर क्या किया गया होगा, 1861 के टाइम पे केंद्रीय विधान परिषद आ गई है अस्तित्व में। अब मैं एक बताता हूँ, इसको जोड़ता हूँ पुराने वाले वीडियो से, तुमको समझ में आएगा। 1853 वाला जो एक्ट था, यहीं पर क्या किया गया है, यहीं पर एक केंद्रीय विधान परिषद जैसी व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसको ऐसा नाम नहीं दिया गया था। लेकिन एक विधान परिषद सेंटर स्तर पर बनाया गया था। इसको मैंने पढ़ाया था, यहाँ पर 6 पार्षद मैंने पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान में होगा तो। ठीक है, यहाँ पर पढ़ाया था मैंने 6 पार्षद, आया ध्यान में। तो वही 6 पार्षद क्या है भैया, ये विधि निर्माण के कम से कम सदस्य हैं, समझ रहे हो बात को। और यहीं पर अधिकतर लोग के दिमाग में ये चीज़ नहीं आई, उन लोग के दिमाग में आया कि विधि निर्माण मतलब क्या, 15 सदस्यीय काउंसिल। कई लोग को लगा कि सेंटेंस गलत है, गड़बड़ हो गया मामला। हाँ, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम सदस्य जो 12 हैं, ये पुस्तकों में देखने को नहीं मिलता है, समझ लो, जनरली नहीं मिलता है। और एम लक्ष्मीकांत सर की बुक में भी ये नहीं है, दूसरी बुक में है, मैंने देखा है। तो 12 सदस्य अधिकतम, ये ठीक बात है, लेकिन 6 सदस्य के आधार पर इसको क्वेश्चन का आंसर करना था, ये गड़बड़ हो गया। एक लास्ट सेंटेंस था इस पे, तो प्रांतीय और केंद्रीय विषयों की तरह भेदभाव नहीं रखा गया। तो एक केंद्रीय विधान परिषद बनाया गया, और एक क्या बनाया गया था, यहीं पर ही प्रांतीय विधान परिषद।
ये यहाँ पर बनाया गया, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इन दोनों के जो विषय थे इनमें कोई भी भेदभाव नहीं रखा गया था। ठीक बात है, भेदभाव नहीं रखा गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो विषय प्रदान किए गए थे प्रांतीय स्तर पर वो गवर्नर के हाथ में ही होता था, प्रांतीय गवर्नर के हाथ में, और वही विषय किसके हाथ में होते थे? सेंटर स्तर पर वायसराय के हाथ में होता था। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, ये ठीक बात है। ठीक है, तो ये आंसर में बिल्कुल ठीक लिया CGPSC ने, लेकिन ये है कि इसने काफ़ी गहरा इसको पूछा है। ठीक है, अच्छा ध्यान में ये भी रखना कि भैया जो इस बार मेंस दे रहे हो, समझ रहे हो बात को, क्या करना, संवैधानिक विकास पढ़ के चले जाना। वहाँ से लग रहा है कि क्वेश्चन उठाएगा मेंस में। देखो 2 पोर्शन है ना, इसमें क्या है, पेपर नंबर 3 में भाग 1 जो है वो इतिहास का है और भाग 2 संविधान का है, संविधान लोक प्रशासन का है। तो इसमें भाग 1 में भी बना सकता है, भाग 2 में बना सकता है, लेकिन आपको पढ़ना दोनों में पड़ेगा। तो क्या करना है, इस बार संवैधानिक विकास में 1861 का एक्ट पढ़ करके चले जाना। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन का डिस्कशन 1861 का। इसमें आ जाता हूँ 1861 में और क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें थी। तो देखो 1861 तक आते आते इसमें बात अंग्रेजों के समझ में आ गई थी। मैंने पहले ही बताया कि 1858 के अधिनियम में जो विद्रोह हुआ है उससे पहले, तो 1858 का अधिनियम जब लाया तो उन लोगों ने समझ लिया था कि भारतीयों को सहयोग लेना पड़ेगा अगर इनके ऊपर शासन करना है तो। इसलिए क्या किया गया, 1861 में भारतीयों से सहयोग प्राप्ति के लिए, भारतीयों से सहयोग की प्राप्ति के लिए इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सिविल सेवा परीक्षा आयोजन करना शुरू किया। मैंने पहले बताया है। ठीक है, 1853 के एक्ट में ये शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ पर भारत में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित नहीं होती थी, लंदन में होती थी। 1861 में क्या कर दिया गया, भारत में इसको आधार प्रदान किया गया और भारत में सिविल सेवा व्यवस्था या सिविल सेवा की परीक्षाएं आरंभ कर दी गई, ताकि क्या किया जा सके, व्हाइट कॉलर्स बनाया जा सके। मेरा तो ब्लू है। व्हाइट कॉलर्स मतलब क्या होते हैं, बाबू वर्ग को बोला जाता है व्हाइट कॉलर्स, उनकी स्थापना के लिए, ताकि उनका स्वैच्छिक सहयोग हम क्या कर सके, प्राप्त कर सकें। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इसके अलावा क्या महत्वपूर्ण बात है, तो यहाँ पर मैंने बताया ही है ना, 2 तरह के इसमें परिषदें स्थापित हुई, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद यहाँ पर स्थापित हुई। लेकिन ध्यान में रखना ये परिषदें कैसी हैं, यहाँ पर कोई भारतीय यहाँ पर अभी नहीं है। ठीक है, आगे चल करके अंग्रेज बहाना करके क्या करते हैं, जानबूझ करके ऐसा बताते हैं कि हम प्रांतीय परिषद की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर होता क्या है, भारतीय सदस्यों को ले लिया जाता है। ठीक है, खैर इसमें बाद में आऊँगा। तो यहाँ पर से देखो, यहाँ पर एक बात और हुई, इसके अलावा हम देखें गैर सरकारी सदस्य शामिल किए गए थे। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि गैर सरकारी सदस्य कहाँ पर शामिल किए गए। ठीक है, अब यहीं पर आप बात को समझना। यहाँ पर पहले केंद्रीय विधान परिषद में कितने सदस्य थे, 6 सदस्य। ये 6 सदस्य कैसे थे, सरकारी थे। अब यहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया। अब यहाँ समझना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, गैर सरकारी सदस्य, हमारे दिमाग में जो गैर सरकारी सदस्य आता है वो कौन सा एक्ट से आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अधिकतर लोग के जो दिमाग में आता है, इस बार पूछा भी हुआ था इसने, 1892 का परिषद अधिनियम आता है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर क्या होता है, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था, बजट पर बहस करने का अधिकार था, किसको, भारतीय सदस्यों को। यह है ध्यान में, बिल्कुल अधिकतर लोग को आ भी रहा होगा ये ध्यान में। ठीक है, तो हमारे दिमाग में यहीं पर आता है और हम फंसते हैं। ध्यान में रखना, प्रथम बार गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय विधानसभा में 3 सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पर पहली बार की गई थी। कहाँ पर, 1861 के एक्ट में। फिर अंतर क्या है इसको समझना। तो यहाँ पर जब नियुक्ति होती थी 1892 में, या गैर सरकारी सदस्य भारतीय सदस्य लाए जाते थे, तो यहाँ पर क्या होता था, राजनीतिक पार्टियों के सदस्य होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर रियासतों के प्रतिनिधि को शामिल किया गया था। कहाँ के रियासत के प्रतिनिधि, तो यहाँ पर 3 जगह के रियासत के प्रतिनिधि थे। इसमें से एक नाम हम जानते हैं, बनारस, पटियाला और, ठीक है, एक तो बनारस का जो राजा था उसको यहाँ पर लाया गया। दूसरा यहाँ पर पटियाला के राजा, ठीक है, पटियाला का राजा, इसको यहाँ पर एक सदस्य बना दिया गया था। पटियाला का राजा काफ़ी पावरफुल हुआ करता था उस समय। और तीसरे नंबर पर थे यहाँ पर, इनका नाम जो है वो सर दिनकर राव है ना, ठीक है, सर दिनकर राव। ये सर दिनकर राव काफ़ी अपने टाइम के ये प्रसिद्ध व्यक्ति थे और बहुत बड़े वकील के रूप में भी जाने जाते थे महाराष्ट्र क्षेत्र में। तो इनको, इन तीनों व्यक्तियों को क्या किया गया, पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में चुना गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम आ जाए 3 विधान परिषद, ठीक है, 3 जगह पर विधान परिषद, ठीक है, उसकी स्थापना यहाँ पर की गई है। अब यहाँ पर समझना, फिर से कहोगे कि सर यहाँ 3 विधान परिषद, अभी आपने बताया कि यहाँ पर ये ध्यान नहीं रखना है। अरे भाई, प्रांत परिषद यहाँ पर है,
लेकिन क्या ध्यान में रखना है, जब अलग से घोषणा करेगी प्रांतीय परिषद की तो वो कहाँ पर आएगा, आगे के अधिनियमों में वो हम पढ़ेंगे। अभी जो प्रांतीय परिषद केवल नाम मात्र की परिषद है और वहाँ पर अपने पिट्ठू बैठाने की कोशिश है। तो प्रांतीय स्तर पर क्या किया गया, 3 जगह पर, ठीक है, 3 जगह पर प्रांतीय परिषद बनाया गया था इस टाइम के अधिनियम में। कहाँ कहाँ तो जानते हो, प्रसिद्ध रूप में बंगाल है तो यहाँ पर एक प्रांतीय परिषद बना दी गई बहाना करके, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रांत हुआ करता था, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, समझ रहे हो। तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में डाल दिया गया और इस एरिया में पंजाब प्रांत में, ये 3 स्थानों पर प्रांतीय विधान परिषद की स्थापना पहली बार यहाँ पर की गई थी। लेकिन ये प्रांतीय विधान परिषद वैसी प्रकृति की नहीं है जैसा हम आगे देखते हैं, जहाँ पर आरक्षित और हस्तांतरित विषयों की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। इसके अलावा 2 बातें और हैं जो मुझको बतानी है। एक तो आप समझ लो यहाँ पर क्या किया गया था, अध्यादेश की शक्ति प्रदान की गई थी। किसको प्रदान की जाएगी, तो वायसराय को अध्यादेश या ऑर्डिनेंस की शक्ति प्रदान की गई। इसमें और क्या व्यवस्था थी, तो अध्यादेश जो है वो कितने दिनों तक रह सकता था, तो वो 6 सप्ताह तक के 6 सप्ताह तक के अस्तित्व में रह सकता था कानून की तरह। लेकिन इसे पारित कराने की व्यवस्था तो होगी नहीं, क्योंकि पारित कराने जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है। क्योंकि गैर सरकारी सदस्यों को क्या है, ना तो उनको वोटिंग करने का प्राप्त है अधिकार, ना सरकारी सदस्यों को ही प्राप्त है। तो होगा क्या, यहाँ पर जैसे ही इमरजेंसी में कानून बनाना पड़ेगा, यहाँ पर क्या कर सकता है, वायसराय तुरंत ला सकता है ऑर्डिनेंस व्यवस्था को, ठीक है। अच्छा, इसमें बात निकली तो मैं इसको और जोड़ दूँ। जब भारतीय संविधान हम पढ़ेंगे वहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल का अध्यादेश शक्ति पढ़ाऊँगा। तो वहाँ पर जो अध्यादेश आता है वो क्या होता है, वो भी 6 हफ्ते के लिए आता है। लेकिन प्रभावित कितने दिन तक रह सकता है, 6 महीने के लिए रह सकता है। अब कई लोग के दिमाग में आता ही नहीं है कि होता कैसे, मैं थोड़ा बता दूं, बात निकली है तो देखो 6 सप्ताह के अंदर क्या करना होता है, भारत सरकार को उसको किसी सत्र में पारित कराना होता है। अगर वो सरकार नहीं पारित करा पाती तो होगा क्या, एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच जो समय की दूरी होगी वो कितनी है, वो 6 माह की है, ठीक बात है। उससे अधिक आप सत्र को नहीं खिसका सकते, केंद्र सरकार नहीं खिसका सकती। इसीलिए कहा जाता है कि एक जो ऑर्डिनेंस लाया गया है वो अधिकतर जो सक्रिय रह सकता है वो कितने दिन तक रह सकता है, केवल 6 महीने तक, क्योंकि उससे ज़्यादा गैप हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 6 सप्ताह और 6 माह में कई लोगों को कन्फ्यूजन होता रहता है, तो दिमाग में रखना बात को, ठीक है। हालांकि मैं उस टाइम पे भी और बताऊंगा आपको। तो ये अध्यादेश की शक्ति है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया था, पोर्टफोलियो सिस्टम। अब यहाँ पर पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब है विभागीय प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। विभागीय प्रणाली कहने का मतलब ये क्या है, तो विभागीय प्रणाली का मतलब है कि अलग अलग विभागों की सरकार ने क्या किया था, व्यवस्था किया था। क्योंकि देखो 1859 में क्या था, यहाँ पर कौन था, सबसे पहला आया था लॉर्ड कैनिंग। मैंने बताया लॉर्ड कैनिंग पहले क्या आया था, वायसराय ग्रुप में बन के आया, और लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, इस व्यवस्था को शुरू किया गया था, लेकिन उसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया था विभागीय व्यवस्था को। तब जाकर के 1861 में इसको डिक्लेयर किया गया एक विभागीय व्यवस्था के रूप में। और ये बात समझ में, तो इस तरह के पोर्टफोलियो, अच्छा पोर्टफोलियो अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, पोर्टफोलियो का मतलब है विभागीय व्यवस्था, जहां पर कार्यों को क्या किया जाता है, अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है। वैसे भारतीय संविधान में पोर्टफोलियो व्यवस्था जो लाने की व्यवस्था है वो किसको श्रेय दिया जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका श्रेय दिया जाता है भारतीय संविधान में, या मैं कहूँ भारतीय राज व्यवस्था में पोर्टफोलियो सिस्टम को बनाए रखने का, या मैं कहूँ नवीन रूप में उसको लाने का श्रेय उन्हें दिया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका 1861 का एक्ट। इसके बाद मैं आऊँगा 1865 का एक्ट। ये एक्ट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है, वो समझ लो, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर एक भाग, इसमें क्या किया गया था, इसमें समझना कि ब्रिटिश कानून व्यवस्था ने, ब्रिटिश संसद ने इस अधिनियम को पारित किया 1865 का अधिनियम, और क्या कहा, तो औपनिवेशिक शासन, ठीक है, एक वर्ड है इसमें, औपनिवेशिक शासन के कानूनों को वैध ठहराया, के कानूनों की वैधता इसमें लेकर के आए। क्या इसका मतलब है, थोड़ा मैं समझा दूं, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस अधिनियम के बीच में आता है तो हम समझ ले के बोल के आ रहा है। तो देखो इसका मतलब क्या है कि औपनिवेशिक शासन कानून जो भी लाया जा रहा है वो क्या है, वो वैध होंगे। उसको किसी भी तरीके से ना कोई राजा महाराजा, ना कोई राजनीतिक पार्टी और ना ही भारत की कोई शक्ति उसको अवैध नहीं ठहरा सकती।
तो उसको डिक्लेयर रूप में लाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, 1865 में भारत के संबंध में या भारत के औपनिवेशिक रिश्तों के संबंध में उसने स्पष्ट डिक्लेयर किया कि औपनिवेशिक शासन के जितने भी कानून लाए जाएंगे ब्रिटिश सरकार के द्वारा वो वैध होंगे, चाहे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित होते हों, चाहे वो सेंट्रल लेवल का जो केंद्रीय विधान परिषद है वहाँ से पारित होते हों, और चाहे वो है ना प्रांतीय स्तर के पारित होते हों। तीनों स्तरों पर उनको वैध ठहरा दिया गया इसने। मतलब अगर ध्यान से एक लाइन में कहूँ मैं तो हम लोग को अंग्रेजों ने क्या कह दिया, औपनिवेशिक प्रजा के रूप में उसने देखा, या कहें औपनिवेशिक गुलाम के रूप में देखा, और हम कर रहे हैं आपको गुलाम बना रहे हैं, ये हमारा वैध अधिकार है, ये वो डिक्लेयर रूप में कह रहे थे। इतना शर्मनाक बात था इस अधिनियम में, ठीक है। ज़्यादातर आपने देखा होगा पुस्तकों में छोड़ दिया जाता है, लेकिन मुझे लगता है एक लाइन ये है तो उसको देख लेना चाहिए, ठीक। इसके अलावा हम आ जाते हैं इसके बाद 1869 का हम आ रहे हैं, 4th नंबर का 1869 का अधिनियम यहाँ पर आ गए हैं। 1869 का अधिनियम, ये भी अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसको हम देखें क्या किया गया था। तो विदेशों में जो नागरिक रहते थे, ठीक है, विदेशों में जो नागरिक रहते थे उनके संबंध में भी वायसराय क्या कर सकता है, उनके संबंध में भी वायसराय कानून बना सकता है, और विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी क्या करना होगा, उस कानून को स्वीकार करना होगा। ये इसमें नियम बनाया गया है, ठीक है। इसका मैं उदाहरण थोड़ा बताऊं आपको समझ में आएगा। देखो आगे चल करके नहीं, मतलब वो तो इतिहास का विषय है। 1913 में, ठीक है, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के पहले एक आंदोलन हम पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं गदर आंदोलन, ठीक है। तो गदर आंदोलन आप पढ़ोगे तो आपको बात समझ में आएगा कि जितने गदर आंदोलन के नेता थे या क्रांतिकारी थे वो पंजाब एरिया में ज़्यादा पकड़े गए थे। आपको अगर ध्यान में आएगा तो, ठीक है। तो ये क्यों पकड़े गए थे, क्योंकि वायसराय को जैसे ही इस गदर आंदोलन की जानकारी हुई थी उसने क्या कर दिया था, प्रांतीय जो विधान परिषदें थी उनको बहुत शक्तिशाली बना दिया गया था, जिनमें से पंजाब राज्य को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया था, ताकि वो क्या कर सके, समय से पूर्व ही गदर आंदोलन जैसी घटना को रोक सके, उस तरह की घटना ना हो ऐसा व्यवस्था कर सके। समझ पा रहे हो बात को। तो ये यही वाला अधिनियम था 1859 का, जो पहले इलाज हो चुका था। हालांकि वायसराय ने उसमें क्या कहता है, शक्ति में अधिक विस्तार कर दिया था 1913 के टाइम पर उसके नियमों पर, ठीक है, और गदर आंदोलन दब गया था। वो इसी कानून के अधीन दबता है बाद में, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसके बाद फिर हम एक महत्वपूर्ण अधिनियम पर आएंगे, 1892 का जो अधिनियम है, इस पर 1892 का प्रतिनिधित्व अधिनियम, ऐसे इसको बोलते हैं, प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है। तो ये इसको समझो, प्रतिनिधित्व अधिनियम ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। क्योंकि देखो 1892 का प्रतिनिधित्व अधिनियम, इसको CGPSC ने पूछा है। मैं थोड़ा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करूंगा ताकि आपको आगे का कभी इतिहास भी पढ़ोगे तो ये समझ में आए बात। देखो क्या हुआ था, इस टाइम तक कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हो चुकी थी। तो 1885 में जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, उसी समय 1885 के समय, है ना, स्थापना के बाद कांग्रेस पार्टी की मांग हो गई थी कि हमको क्या किया जाए, राज्य में प्रतिनिधित्व दिया जाए, यानी केंद्रीय असेंबली में हमको प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसकी मांग लंबे समय से शुरू हो गई थी। तो भारतीयों को खुश करने के लिए, तब तक उस टाइम पे उदारवादी कांग्रेस पार्टी के नेता कार्य करते थे, जिसमें सबसे आदरणीय नेता थे दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा भी कई नेता थे जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, है ना, फिरोज शाह मेहता, ऐसे नाम इनमें आते हैं। यही उदारवादी नेताओं की मांग थी, और उन्हीं की एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है कि 1892 में क्या किया गया, बजट पर, है ना, बहस करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया भारतीय सदस्यों को भी, और इसके अलावा क्या किया गया था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वो पूछ सकते थे। तो ये इसमें सिस्टम लगाया गया था इसमें 1892 का नियम, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। मैं जनरली ये पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, पहले इस पर जो प्रश्न पूछा है CGPSC ने, मैं इस पर ज़रा चर्चा कर लूँ, आप समझना, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, कहा था CGPSC ने, क्वेश्चन नंबर 29 है सेट ए का। तो देखो, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प को चुनिए। तो उसमें पहला है 20 जून 1892 को यह अधिनियम लागू किया गया था। गड़बड़ था, 20 जून को नहीं आया था। दूसरा है कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 रखी गई थी। अब यही बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। कुल टोटल जो सदस्य थे उसमें से टोटल सदस्य कितने थे, तो पहले ये समझो तो समझ में आएगी बात। तो देखो प्रतिनिधित्व अधिनियम में क्या है, फिर से देखो यहाँ पर से, एक यहाँ पर क्या होगा, केंद्रीय विधान परिषद,
केंद्रीय विधान परिषद यहाँ पर होगी, ठीक है। और ये केंद्रीय विधान परिषद जो है इसमें जो टोटल सदस्य हैं यानी कि 24 सदस्य, इसमें क्या होंगे, इसमें सरकारी सदस्य भी होंगे और इसमें कौन होंगे, इसमें गैर सरकारी सदस्य भी होंगे। तो इसमें टोटल जो सदस्य है उसमें से क्या है, गैर सरकारी सदस्य, टोटल सदस्य 24 होंगे, जिनमें से गैर सरकारी जो सदस्य होंगे उनकी संख्या को क्या कर दिया गया, 5 बनाए रखा गया। इसका मतलब है कि केंद्रीय परिषद में 5 सदस्य, ठीक है, ही हो सकते हैं, 5 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं भारतीय सदस्य, इसकी व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो ये पूछा हुआ तो यही सही आंसर था। और तीसरा वाला जो था उसमें बात ये थी तीसरा वाला था जो सेंटेंस, इसमें सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार ये दिया गया था, ठीक है। ये वाला बात भी ठीक था, लेकिन CGPSC ने आंसर में क्या लिया हुआ है, सिर्फ और 2 का आंसर में उसने लिया हुआ है, ठीक, सिर्फ 2 आंसर लिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इसमें आंसर होना चाहिए था 2 और 3, और 2 और 3 ऑप्शन में नहीं था, समझ रहे हो। तो आंसर अधिकतर लोगों ने क्या लगाया, 1 2 3 लगा दिया है, ठीक है, 1 2 3 लगाया, वो बिल्कुल ठीक लगाया भी था, लेकिन ये है कि अब आंसर गलत लगे तो क्या करोगे क्या, ठीक है, ये हाल तो है, ठीक। चलो ये था आपको क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। तो 1892 के अधिनियम पर फिर मैं आ जाता हूँ। 1892 के अधिनियम पे तो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 है, ये हम देख चुके हैं। इनको क्या था, इन 5 सदस्यों को, एक तो क्या था, इनको बजट पर क्या था, बजट पर मतदान का अधिकार था, बजट पर बहस का अधिकार था, मतदान का अधिकार नहीं था। इसके अलावा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी गैर सरकारी सदस्यों को यानी कि भारतीय सदस्यों को मेनली उनको दिया गया था इस अधिनियम में। क्लियर है ये बातें। इसके अलावा हम आ जाए प्रांतीय विधान परिषद में, तो केंद्रीय तो हम देख चुके हैं, अब मैं यहाँ पर आता हूँ प्रांतीय विधान परिषद में। तो ये प्रांतीय परिषद को क्या दिया गया था, इसको समझो, प्रांतीय परिषद को। तो प्रांतीय परिषद को यहाँ पर सदस्य डाले गए थे। तो यहाँ पर किसके किसके सदस्य होते थे याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको बोल के बताता हूँ। इसमें 4-5 सदस्य होते थे। तो जिला परिषद के सदस्य होते थे, नगर पालिका के सदस्य होते थे, विश्वविद्यालय के सदस्य होते थे, व्यापार संघ और जमींदार के अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ये 5 तरह के जो संगठन थे उनके सदस्य भी यहाँ पर भाग लिया करते थे प्रांतीय परिषद में। लेकिन ध्यान रखना राजनीतिक सदस्य नहीं है। कौन कौन है समझ में आया ना। तो इसमें टोटल जिला परिषद के सदस्य होंगे, ठीक है, जो जिले में नियुक्त होते थे। इसके अलावा यहाँ पर नगर पालिका के लोग थे, दिल्ली बोलता हूँ, सॉरी, विश्वविद्यालय, कुछ विश्वविद्यालय के लोग थे। इसके अलावा यहाँ पर से व्यापार संघ और जमींदार के अलावा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्य यहाँ पर नियुक्त होते थे प्रांतीय परिषद में। इसके अलावा यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो 5 सदस्य यहाँ पर नियुक्त हुए थे वो भी एक समिति के माध्यम से चुने जाते थे। और ये जो प्रांतीय परिषद होती थी, ठीक है, प्रांतीय परिषद के जो मैंने बताया 5 क्षेत्र से चुने जाने वाले सदस्य हैं वो भी किससे चुने जाते थे, एक समिति इनको चुनती थी। हालांकि इसमें निर्वाचन शब्द इस्तेमाल किया गया था, लेकिन होता क्या था, वायसराय के नियंत्रण में बनी समिति क्या करती थी, यहाँ पर विचार करती थी सदस्यों के नाम पर, और नाम पर विचार करने के उपरांत ही वो क्या करती थी, उसको नामांकन करती थी। सीधा कहो, नियुक्त नहीं, नामांकन करती थी, ठीक है। हालांकि निर्वाचन शब्द इसमें लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में नामांकन था, क्योंकि निर्वाचन व्यवस्था अभी तक आई नहीं है भारत में, ठीक है, मतलब इस टाइम तक की नहीं आई हुई थी। क्लियर है। तो ये था 1892 का अधिनियम, बड़ा महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस बार CGPSC ने इसको पूछा हुआ है 2021 में। तो अब क्या करना, इस बार आप मेंस जब देने वाले रहोगे तो क्या करना, 1892 का अधिनियम और 1861 का अधिनियम, 2 अधिनियम आपको एकदम डिटेल से पढ़ के चले जाना है, ठीक है। हालांकि मैं इसमें पूर्व वर्षों के प्रश्नों को बताऊं तो अधिनियमों की विशेषताएं ही पूछा हुआ है CGPSC ने, 30 शब्दों में 60 शब्दों, उससे ज़्यादा नहीं गया है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें और ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का पैटर्न आ रहा है थोड़ा सा अनिश्चितता बनी हुई है कहने में, ठीक है। तो ये था आपका 1892 का परिषद अधिनियम। इसके बाद फिर मैं अधिनियम में आऊँगा, वो अधिनियम है काफ़ी बड़ा अधिनियम है, 1909 का अधिनियम, ठीक है। तो ये हम देखेंगे 1909 का अधिनियम, ये 6 नंबर पर हम आ रहे हैं। 1909 का अधिनियम, मैक्सिमम लोग इसको भारत शासन अधिनियम तो कह देते हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअल में ये जाना जाता है ज़्यादातर कैसे, भारत शासन अधिनियम कह देते हैं, लेकिन जाना जाता है किस रूप में, इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार, ये इस नाम से इसको जानते हैं। तो मार्ले कौन था और मिंटो कौन था, ठीक है। तो मिंटो इस टाइम पे वायसराय था, वायसराय, ठीक है, वायसराय था, ठीक है, भारत का वायसराय था।
इसके अलावा जो मार्ले था वो कौन था, सचिव हुआ करता था, भारत सचिव, इसलिए इसको नाम दिया गया मार्ले मिंटो सुधार। ठीक, क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है मार्ले मिंटो सुधार में, तो जरा देखिए ये बड़ा सा अधिनियम था। ठीक है, तो इसमें भी किस तरह की व्यवस्था की गई थी, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ जगह के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं समझा पाऊँ इसको, है ना। तो देखो इसमें भी क्या होगा, ये मार्ले मिंटो सुधार में तो 1909 का अधिनियम है यहाँ पर, 1909 का अधिनियम, इस 1909 के अधिनियम में भी केंद्रीय है ना, केंद्रीय परिषद होगी, विधान परिषद। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद, और इसके अलावा क्या होगा, प्रांतीय विधान परिषद भी होगा। तो प्रांतीय विधान परिषद, दोनों में क्या क्या यहाँ पर बदलाव लाए गए थे, इसको ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या किया गया था, सदस्यों की संख्या में बड़ा भारी विस्तार लाया गया था। यहाँ पर केंद्रीय परिषद में पहले 16 सदस्य थे, इनको बढ़ा करके क्या किया गया था, इनकी सदस्य संख्या को 60 कर दिया गया था। अब कहोगे कि सर यहाँ पर मामला आपने बताया था कि गैर सरकारी सदस्य कितने होंगे भाई, 5 था। ठीक है, और 5 से लेकर के फिर 16 कब हो गया, ठीक है, अब यही ना कहोगे, 5 से लेकर के 16 कब हो गया, अब यही कहोगे, ठीक बात है। तो भाई इसमें व्यवस्था क्या थी, समय समय पर इनके सदस्यों में वृद्धि की जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, और डिटेल में जाओगे, ठीक है, संविधान सभा की जो बहसें हैं वो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सदस्यों का विस्तार किया जाता था। उन सदस्यों का विस्तार किया जाता था जो ब्रिटिश के विरोधी थे और ज़्यादातर पत्रकारिता में सक्रिय होते थे, उनको क्या कर दिया जाता था। अब ये धीरे धीरे सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि कब देखी गई थी, जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया और स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था, उसके बाद से वृद्धि की जाने लगी थी। और 1919 के अधिनियम में सबसे ज़्यादा बड़ी वृद्धि कर दी गई, 60 तक की इसकी संख्या को पहुंचा दिया गया। ठीक है, ये था। इसके बाद फिर सरकारी बहुमत और गैर सरकारी बहुमत। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लो क्या बात है, ये केंद्रीय विधान परिषद है और ये वाला प्रांतीय विधान परिषद है, तो दोनों में क्या था, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सरकारी बहुमत ही लागू होता था, सरकारी बहुमत। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ प्रदान की थी अंग्रेज़ों ने, बहुत बड़ी तो कहना चाहिए, वैसे ठीक ही है उस टाइम के हिसाब से, कि देखो प्रांतीय स्तर पर क्या था, जो गैर सरकारी सदस्य थे, गैर सरकारी सदस्य के हाथ में बहुमत की व्यवस्था थी। इसलिए देखना 1909 के अधिनियम के बाद भारत में राजनीतिक पार्टियां ज़्यादा सक्रिय नज़र आती हैं 1909 के पहले। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि प्रांतीय स्तर पर क्या होता था, कोई पार्टी अगर बहुमत प्राप्त कर लेती थी तो वो गवर्नर जो होता था, प्रांतीय स्तर पर कार्य करता था, उस गवर्नर के शक्तियों को बदलने की ताकत भी वो रखता था। समझ रहे हो, क्यों रखता था, कि बहुमत से अगर पारित कर दे तो गवर्नर को बात माननी पड़ती थी। समझ रहे बात को, इसीलिए आप देखते हैं ना छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी आप देखते हो कई बार बहुमत से पारित कर दिया जाती थी चीज़ों को, है ना, जैसे पंडित रविशंकर शुक्ला वो कर देते थे पारित, है ना। तो कुछ आपने पढ़ा होगा, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से जस्ट, अंग्रेज जो काम का उसका जस्ट उल्टा, जैसे पीटी टीचर वाला आपने मामला सुना होगा, वो क्या करते हैं, पीटी टीचर की नियुक्ति करते हैं और उनको क्या करते हैं, व्यायाम टीचर बना देते हैं, है ना। और उसके बाद फिर अंग्रेजों की बातों का वो उल्लंघन करते हैं, हालांकि वो जेल में होते लेकिन उसके बावजूद वो करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हो पाता है क्योंकि गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत होता है ना। खैर वहाँ पर अभी नहीं जा रहा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, ये था इनका कार्य क्या था, ये हम थोड़ा देखें इसको, मामले को कार्य क्या था। तो दोनों जो सदस्य होते थे इनके कार्यों में वही दो बातें थी। ये क्या करते थे, एक तो अनुपूरक प्रश्न पूछते थे, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, किसी भी तरह की कोई बात निकल करके आई है तो, और दूसरा इसमें तो पूछा जाता था वो इन लोग बजट जो होता था इस पर बहस कर सकते थे, बजट पर बहस। ठीक है, बजट पर बहस कर सकते थे। लेकिन इस पे बजट पर क्या किया गया था, बहस करने के अलावा संकल्प लाने का भी इसमें प्रावधान किया गया था। समझना क्या है इसको। ठीक है, 1892 के अधिनियम में मैंने बताया था कि यहाँ पर बजट में बहस होती थी, ये बात ठीक है, बजट में बहस यहाँ पर भी चल रही है। लेकिन संकल्प लाया जा रहा है, इसका मतलब क्या, प्रांतीय स्तर पर जब संकल्प लाया जाए इसका मतलब है कि बजट में कुछ न कुछ परिवर्तन करने का प्रांतीय स्तर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था किन्होंने, भारतीयों ने। इस अधिनियम के माध्यम से प्राप्त कर लिया था उन्होंने, इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अनुपूरक प्रश्न की व्यवस्था पहले ही थी, तो केंद्र स्तर पर भी थी और राज्य स्तर पर भी लागू कर दी गई, तो दोनों की बातें सेम लगती हैं। आगे इसमें मैं आ जाता हूँ, कुछ और बातें क्या क्या इसमें थी, है ना।
यहीं पर दोनों अधिनियम जो है वो दोनों तरह के स्तरों पर दोनों के विषय जो है वो समान थे, है ना। आगे चल करके क्या होगा, इनको बांट दिया जाएगा, प्रांत वाले विषयों को बांट दिया जाएगा 1919 के अधिनियम में। कैसे बांटा जाएगा, एक को कह दिया जाएगा आरक्षित विषय, दूसरे को कहा जाएगा हस्तांतरित विषय, ऐसा करके उसको डाल देंगे, ठीक। तो मैं वहाँ पर आऊँगा तो बताऊँगा। इसके अलावा इसमें देखो 1909 के अधिनियम में यहाँ पर सबसे पहले क्या किया था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रदान किया था। सांप्रदायिक निर्वाचन, है ना। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब है कम्युनल इलेक्शन या कम्युनल कहना चाहिए कि कम्युनल रिप्रेजेंटेटिवनेस, ऐसा इसको बोलते हैं। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर बनाया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया। ऐसा क्यों किया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन क्यों दिया गया था, क्योंकि देखो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। तो जब बंगाल का विभाजन किया गया तो बंगाल दो भागों में बट गया, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल। तो जो पश्चिमी बंगाल था वहाँ पर हिंदू लोग रहते थे और पूर्वी बंगाल में मुसलमान रहते थे। तो मुसलमानों की व्यवस्था, मुसलमानों को, चूँकि मुसलमान वर्ग क्या था, मुगल काल या सल्तनत काल से ही राजनीतिक कहना चाहिए कि प्रशासनिक वर्ग से संबंधित रहा था। तो इसमें से आगा खान और आगा खान और कुछ वहाँ पर मुसलमान जो प्रतिनिधि थे उनका मानना था कि हम शासक वर्ग से संबंधित रहे हैं, और जो सर सैयद अहमद खान थे उनकी बातों का भी वो समर्थन करते थे, हालांकि उस टाइम तक नहीं थे वो। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने लॉर्ड मिंटो से 1906 में शिमला में जाकर के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करी, मिंटो से जाकर के, और मिंटो ने उसकी बातों को सुना और बाद में क्या कर दिया, 1909 में मुसलमान वर्ग को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रदान कर दिया गया, ठीक है। तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन जब प्रदान किया गया था, यहाँ पर दिक्कत क्या हुई, तो सांप्रदायिकता को अंग्रेजों ने वैधानिकता का दर्जा दे दिया गया था। इसको समझना, वैधानिकता का दर्जा कहने का मतलब कि विभिन्न संप्रदायों में किसी संप्रदाय को ऊंचा दर्जा दोगे तो क्या होगा, विभिन्न अन्य संप्रदायों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाएगी, और अगर उसको कानूनी अधिकार भी दिए जाएंगे तो क्या होगा, सारे जो अन्य प्रकार के समुदाय हैं उनके बीच में वैमनस्य पैदा हो जाएगा। और यही करना भी चाहते थे अंग्रेज। इसको बांटो और राज करो की नीति भी कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध रूप में ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये था इसमें से। इसमें एक बात और थी, है ना, वो है प्रेसिडेंशियल कॉर्पोरेशन चैम्बर्स और के लिए भी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें क्या किया गया था, तो मैंने बताया यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन लाया गया था। इसके अलावा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्य थे, और इसके अलावा प्रेसिडेंशियल कॉर्पोरेशन के सदस्य भी इसमें शामिल होते थे, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन के मुसलमान सदस्य, इसके बाद कॉर्पोरेशन के सदस्य, और इसके बाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्य यहाँ पर वो सदस्य हो सकते थे। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ हमें बात में ध्यान में रखनी है, जो हम लोग के टाइम में तो पूछा जाता था और बाकी एग्जाम्स में तो नहीं दिखते, एसएससी के एग्जाम में दिखते हैं। तो देखो यहाँ पर एकमात्र प्रतिनिधि हुए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, उनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, ये एकमात्र प्रतिनिधि हुए थे जो किसके लिए चुने गए थे, प्रांतीय विधान परिषद में भी चुने गए और केंद्रीय विधान परिषद में भी चुने गए। तो हम लोग के टाइम पे आता था, तो मैं इसलिए यहाँ पर इसको कोट कर रहा हूँ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अधिनियम है, कौन सा, 1909 का अधिनियम। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद का जो अधिनियम हम देखने वाले हैं 1919 का अधिनियम। ये अधिनियम भी काफ़ी बड़ा अधिनियम है, 1919 का अधिनियम, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं 1919 का अधिनियम। यहाँ पर 7वें नंबर पर हम आ गए। 1909 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ये हम देखते हैं 1907 का, 1909 का 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं मार्टेन्यू चैम्सफोर्ड सुधार, चैम्सफोर्ड सुधार ये भी बोला जाता है। अब यहाँ पर मार्टेन्यू जो है वो कौन था, ये सचिव थे, और चैम्सफोर्ड कौन था, तो चैम्सफोर्ड इस टाइम पर वायसराय हुआ करता था, वायसराय। इन दोनों के नियंत्रण में क्या किया गया था, इस अधिनियम को लाया गया था, 1919 के अधिनियम को लाया गया था। इसको समझे, 1919 का अधिनियम बहुत बड़ा अधिनियम है। इसकी जो घोषणा का डेट है वो 20 अगस्त की घोषणा है। इसका उद्देश्य था, घोषणा का डेट था 20 अगस्त को, 20 अगस्त 1919 को इसको लाया गया था, ठीक है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था, इसका जो उद्देश्य रखा गया था उसको बोलते हैं क्रमिक रूप में उत्तरदायी शासन। क्रमिक रूप में उत्तरदायी शासन, क्या मतलब है इसका, मैं थोड़ा समझाऊं। क्रमिक रूप में उत्तरदायी शासन का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, यहाँ पर
प्रांतीय स्वायत्ता यही प्रदान किया गया था। प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान करके क्या करना चाहती है, भारतीयों को धीरे 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 शासन व्यवस्था में ऊपर की ओर लाना चाहती है। एक बहाना था, देना नहीं था उनको, केवल केवल बहाना था। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन उतने भी पर्याप्त नहीं थे कि भारतीय खुश हो पाते उससे। ठीक है, तो क्रमिक रूप में क्या करना है, धीरे 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 वो शासन व्यवस्था को सीखने लग जाएं, ऐसा उद्देश्य से हम क्या कर रहे हैं, क्रमिक रूप में उत्तरदायी शासन के लिए इस व्यवस्था को ला रहे हैं। अभी ऐसी बातें कही गई, ठीक है, लेकिन 1935 का अधिनियम देखोगे तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना ये कहने लग जाएंगे वो, लेकिन अभी क्या है, क्रमिक रूप में कह रहे हैं कि उत्तरदायी शासन व्यवस्था को लाना था। ठीक, ये था। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें क्या क्या किया गया था। तो देखो यहाँ पर जो केंद्रीय परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद, ये हम लोग देखते आए हैं। तो केंद्रीय विधान परिषद को क्या कर दिया गया, 2 सदनीय इसी को बनाया गया था पहली बार। ठीक है, जिनमें से एक जो है वो निम्न सदन था और दूसरा वो उच्च सदन था। अब यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत की बुक आप पढ़ोगे तो वहाँ पर क्या लिख दिया है, वहाँ पर यहाँ पर लिख दिया है निम्न सदन को लिख दिया हुआ है लोकसभा और उच्च सदन को लिया है राज्यसभा। ठीक है, ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन नाम नहीं पड़ा था, है ना, नाम नहीं दिया गया था। निम्न सभा और उच्च सभा ऐसे ही इसको बोलते थे, लोअर हाउस, हायर हाउस ऐसा बोल देते थे, लेकिन नाम अलग से नहीं दिया गया था। राज्यसभा और लोकसभा नाम देंगे 1954 में, भारत में मिलता है जब भारत आज़ाद हो जाएगा तब का। ठीक है, तो ये इसको दिया गया। आगे के बाद फिर हम देखें प्रांतीय विधान परिषद में क्या किया गया था, दूसरा यहाँ पर प्रांतीय विधान परिषद। तो प्रांतीय विधान परिषद में इस व्यवस्था को बदला गया और प्रांतीय विधान परिषद में क्या किया गया, एक गवर्नर रखा गया बीच में, और गवर्नर के अलावा जो प्रांतीय विषय थे उसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक को बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं आरक्षित विषय और दूसरे को बोलते हैं हस्तांतरित विषय। ठीक है, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ठीक है, तो इस पर मैं आऊँगा, आंतरिक विषय और हस्तांतरित विषय ये क्या थे इसमें से। तो देखो यहाँ पर जो भी मंत्री चुने जाते थे, ठीक है, वो उनको क्या विषय प्राप्त होता था, उनको यहाँ पर ये विषय प्राप्त होता था, हस्तांतरित विषय। ठीक है, तो मंत्री क्या करते थे, मंत्री जो भी चुन करके आए हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, वो क्या करते थे, अपना मांग रखते थे और गवर्नर क्या कर सकता था, इस पर अपना राजी करता था और गवर्नर राजी हो जाता था। लेकिन जो हस्तांतरित विषय होते थे वो जटिल होते थे, और जो आरक्षित विषय होते थे ज़्यादातर वित्त मामले यहाँ पर सम्मिलित होते थे। तो होता क्या था, यहाँ पर परिषद के जो नामांकित सदस्य होते थे वो यहाँ पर वोटिंग करते थे इन विषयों पर, जबकि हस्तांतरित विषय पर हमारे यहाँ के जो भारतीय चुने गए होते हैं मंत्री वो वहाँ पर वोटिंग करते थे। परेशानी क्या थी, तो परेशानी ये थी कि कृषि वाला जैसे मान लो मामला है तो कृषि का अधिकार दे दिया इनको, और सिंचाई संबंधी सुविधा बनाना है तो उसका अधिकार दे दिया किसको, यहाँ पर किसको दे दिया गया, ये इन आरक्षित विषय वालों को। अब देखो कितनी मूर्खता वाली बात है भाई, कृषि का अगर विकास करना है भारत जैसे देश में तो बिना सिंचाई के संभव नहीं है, समझ रहे हो ना। क्या करोगे, प्रचार बस करोगे कि कृषि कैसे करते हैं, उतना ही तो कर पाओगे। तो भारतीयों को उतना ही अधिकार दिया है, सिंचाई में खर्चा करने का अधिकार नहीं दिया है कि सिंचाई की सुविधाएं बना लो, कुछ संसाधन निर्मित कर लो ताकि सिंचाई व्यवस्था चले। ऐसा कोई सिस्टम इन लोगों ने नहीं दिया भारतीयों को। ठीक है, तो ये इसमें मूर्खता वाली व्यवस्था थी एक, है ना। इसके अलावा लेकिन यहाँ पर एक चीज़ फायदेमंद दी गई थी, वो थी क्या थी, यहाँ पर जो प्रांतीय परिषदें थी वो क्या कर सकती थी, बजट बना सकती थी, अपना स्वयं का बजट बना सकती थी और उसको स्वीकृति प्रदान करना पड़ता था किसको, गवर्नर को। ये सिस्टम कम से कम ठीक था। हालांकि बजट बनाने का अधिकार पहले भी था, लेकिन वैसा नहीं था जैसे यहाँ पर दिया गया, कुछ ज़्यादा प्रांतीय रूप से स्वायत्ता के आधार पर बजट बनाने के अधिकार को सौंपा गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें इस पर मैंने चर्चा करी है। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं तो उस पर आ जाऊँ। एक जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि मैं द्वैध शासन को समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहीं पर मैं आ जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए द्वैध शासन। इसको लेकर के बड़ा मोल फुटावल है, इसको लेकर के लोग परेशान भी हो जाते हैं कई बार कि द्वैध शासन जो है कितने बार पढ़ें। तो देखो जरा द्वैध शासन कैसा है। द्वैध शासन या डायची व्यवस्था इसको बोलते हैं। ठीक है, तो द्वैध शासन में हुआ क्या था समझना। द्वैध शासन हम पढ़ेंगे करीब 4 बार। एक जो द्वैध शासन है वो क्या है, 1858 के अधिनियम में जो दूसरी व्यवस्था थी, दोहरी व्यवस्था थी। क्या क्या व्यवस्था थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक बोर्ड और निर्देशक बोर्ड। इन दोनों को जब समाप्त किया गया, कब, 1858 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया। उस व्यवस्था का नाम भी क्या था, द्वैध शासन व्यवस्था था। ठीक है, इसके बाद फिर 1764 में, ठीक है, 1764 में एक व्यवस्था लाई गई, है ना। बक्सर के युद्ध के बाद ये व्यवस्था लाई गई थी
इसको भी क्या कहा गया, द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। तो इस व्यवस्था में बक्सर या प्लासी के युद्ध के बाद लाया गया, तो जो भी है, तो बंगाल में लाया गया था। तो दीवानी अधिकार किसके पास होते थे, अंग्रेजों के हाथ में होते थे। आपराधिक और न्यायिक मामले नवाब देखा करता था। उस व्यवस्था को भी क्या कहा गया है, द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया है। अब हम देख रहे हैं 1919 का अधिनियम। यहाँ पर प्रांतीय जो विषय उसको कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, आरक्षित और हस्तांतरित। तो इन दोनों भागों को भी क्या कहा जाता है, इनको भी भारत शासन अधिनियम के तहत द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। तो ये थी द्वैध शासन व्यवस्था। 4 बार मैंने कहा है ना। एक आएगा कौन सा, जब COD और COB को खत्म कर देंगे तब आ जाएगा, यानी नियंत्रक बोर्ड और निदेशक बोर्ड को, वो उसको द्वैध शासन व्यवस्था कहेंगे। दूसरा प्लासी या बक्सर के युद्ध के बाद जो दीवानी और आपराधिक और न्यायिक मामले को अलग अलग विभाजित किया जाता है उसको कहा जाएगा। और तीसरा 1919 के अधिनियम में आरक्षित और हस्तांतरित विषय को कहा जाएगा। और भारत की आज़ादी के बाद जो केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर सरकारों की स्थापना होती है, दोहरी सरकार, उसको भी द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं, जो 73वां संविधान संशोधन के बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये था द्वैध शासन व्यवस्था। इसके बाद फिर कुछ और बातें हम देख लें 1919 के अधिनियम की। एक तो क्या किया गया था, सांप्रदायिक जो निर्वाचन है, सांप्रदायिक निर्वाचन, इसका क्या कर दिया गया था, विस्तार कर दिया गया था। मतलब क्या है, यहाँ पर सिखों को भी, ठीक है, सिखों को भी यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया। इसके अलावा भारतीय ईसाई और आंग्ल ईसाइयों को भी दिया गया, भारतीय ईसाइयों को दिया गया, भारतीय ईसाइयों को, और आंग्ल भारतीयों को भी दिया गया। ठीक है, आंग्ल भारतीयों को भी दिया गया। और इसके अलावा कुछ यूरोपीय लोगों को भी क्या कर दिया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन यहाँ पर प्रदान किया गया। तो 1909 में केवल मुसलमानों को दिया गया, यहाँ पर इसका विस्तार कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं कहाँ पर, इसके बाद 1926 के यहाँ पर क्या किया गया था उसको आ जाए। आगे चल करके क्या हुआ, इसी अधिनियम के तहत 1926 में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, लोक सेवा आयोग, जिसको बाद में केंद्रीय लोक सेवा आयोग ऐसा भी कहा गया, यहीं पर स्थापित होता है 1926 में। और इसके अलावा यहाँ पर क्या किया गया था, तो 10 वर्ष बाद, यानी कि 1919 का जो अधिनियम है वो क्या होगा, 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की जानी थी। लेकिन हुआ क्या, 10 वर्ष के पहले ही इसकी समीक्षा कर दी गई। इसकी पहले समीक्षा कब कर दी गई, तो 1919 से अगर शुरू हो रहा है तो इसकी समीक्षा कब तक की जाएगी, 1929 में की जाएगी। लेकिन 2 वर्ष पहले 1927 में कर दिया गया और एक कमीशन बनाया गया जिसको क्या बोलते हैं, साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष था सर जॉर्ज साइमन। और इसके जितने भी सदस्य थे सब के सब क्या थे, अंग्रेज थे, इसलिए इसको चिढ़ाया गया श्वेत कमीशन, व्हाइट कमीशन बोल करके इसको चिढ़ाया गया। और इस कमीशन को चिढ़ाने के कारण पूरे भारत में इसका विरोध भी किया गया, जिसमें से विरोध करते हुए हमारे यहाँ के एक आदरणीय नेता थे, इनका नाम क्या था, इनका नाम था क्या, लाला लाजपत राय जी। उनकी जो है वो लाठी से मृत्यु हो जाती है ना, ये है लाहौर में मृत्यु होती है, वही वाला ये केस है। ठीक है, तो 1927 का यहाँ पर साइमन कमीशन आया जिसमें इसका विरोध किया गया। लेकिन साइमन कमीशन ने क्या किया, कुछ इसमें महत्वपूर्ण मांगे रखी सरकार के सामने। कौन कौन सी मांगे रखी, कि यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बनाए रखा जाए, ये मांग की गई थी। दूसरी यहाँ पर क्या कहा गया था, यहाँ पर दूसरी बात जो कही गई थी वो ये थी कि जो प्रांतीय स्तर पर जो निर्वाचन व्यवस्था है उसको भी यहाँ पर बनाए रखा जाए, एक संघ की स्थापना की जाए, ये उसने कहा था जरूर। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया था कि भारतीयों के विभिन्न वर्गों की मर्जी को जानने के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजित किया जाना चाहिए। तो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। इसके बाद 3 गोलमेज सम्मेलन, एक 1931 में किया गया था, बाकी जो है वो 31-32 में किए गए 2 अधिवेशन। ठीक है, तो 2 यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। दूसरे महात्मा गांधी ने भाग लिया था, बाकी 3 में अन्य सदस्यों ने भाग लिया हुआ था। इसके बाद तीनों अधिवेशनों के बाद एक श्वेत पत्र निकाला गया। उसी श्वेत पत्र का परिणाम क्या हुआ, आखिरी में एक और अधिनियम लाया गया यहाँ पर 8वें नंबर पर। वो अधिनियम कौन सा था, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये लास्ट अधिनियम था जो बहुत बड़ा अधिनियम था, अंग्रेज सरकार इसको लेकर के आई। 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण बात थी, लेकिन इसके पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक और देख लेते हैं 1932 का
मैकडोनल्ड अवार्ड। मैकडोनल्ड अवार्ड में क्या किया गया था, यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाने की कोशिश की गई थी और रैमजे मैकडोनल्ड की सरकार थी, उसने घोषित कर दिया था, वो प्रधानमंत्री था और उसने घोषित कर दिया कि दलितों को भी क्या करेंगे, हम आरक्षण प्रदान कर देंगे, ठीक है, या दलितों को भी क्या है आरक्षित सीटें प्रदान की जाएंगी, ये व्यवस्था की गई। तो महात्मा गांधी इससे व्यथित हो गए और यरवदा जेल में वो अनशन करने लग गए। बाद में डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक पूना समझौता हुआ। उस पूना समझौते में इसको कहा जाता है संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था, है ना, इस कहा जाता है संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था, ऐसा उसको कहते हैं, ठीक है। इसके आधार पर कुछ सीटें बढ़ाए गए दलित समाज के लिए और इसके बाद समझौता हो गया था, ठीक है। इसके बाद वो समझौता भारत की आज़ादी तक चलता रहा, यानी कि संविधान निर्मित होने तक के वो चलता रहा, ठीक है। तो ये था मैकडोनल्ड अवार्ड और उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा अधिनियम है, ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा आप रिलैक्स होकर के सुनिएगा। अगर वीडियो आपको लंबा लग रहा हो, ठीक है, तो आप पॉज करके रख सकते हो और फिर बाद में भी इसको देख सकते हैं। तो ज़रा इसको देखें, 1935 का अधिनियम, ठीक है। तो 1935 के अधिनियम में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी, ठीक है, इसको समझना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या उद्देश्य था इसका, तो ये इतना बड़ा यहाँ पर अधिनियम बनाया गया था 1935 का अधिनियम कि यहाँ पर क्या था 323 के आसपास, है ना, 321 है ना, छोड़ो 321 जो है वो धाराएं थी और इसके अलावा क्या था, यहाँ पर 10 अनुसूचियाँ थी, 10 अनुसूचियाँ। मत सोचो इतना बड़ा ये अधिनियम बनाया गया था, इतना बड़ा अधिनियम, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो हम लोग जानते हैं इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे, ठीक है। ये इसमें कहा गया था, घोषित रूप में कहा गया था, लेकिन ऐसे कभी हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, एक संघ का निर्माण किया गया था, ठीक है, एक यहाँ पर संघ बनाया गया था और संघ बहुत ढीला ढाला था। ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ढीला ढाला था संघ, ऐसा बोलने के पीछे कारण है क्योंकि देखो जो संघ था वो ढीला ढाला इसलिए होगा क्योंकि रियासतों को भी यहाँ पर क्या किया गया था, अधिकार दिया गया था और यहाँ पर भारतीय राजनेताओं को भी यहाँ अधिकार दिया गया था जो प्रांतीय प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर से चुन करके आते थे, ठीक है। तो उनको भी अधिकार प्रदान किया गया था, इसलिए ये संगठन बड़ा धीमा धामा था या कहें कि ढीला ढाला था संघ। तो एक संघ बनाया गया और संघ में दो हुए, कौन कौन से हुए, एक तरफ कौन आया, यहाँ पर रियासतें थी, ठीक है, और दूसरे तरफ क्या होते थे, प्रांत होते थे। इस तरीके से यहाँ पर पहली बार संघ की व्यवस्था को लेकर के ये आए, ठीक है। इसके अलावा क्या देखिए इसमें से, यहाँ पर 3 जो है वो अनुसूचियाँ थी। 3 अनुसूचियाँ कौन सी, एक संघीय अनुसूची थी, दूसरी वाली प्रांतीय सूची थी और तीसरी वाली जो है वो समवर्ती सूची थी। ये व्यवस्था लाई गई थी। इसके अलावा जो अवशिष्ट विषय थे, अवशिष्ट विषय कहने का मतलब ऐसे विषय जो ना संघीय में आते हैं, ना प्रांतीय में आते हैं, ना समवर्ती में आते हैं, उनको क्या किया गया, अवशिष्ट विषय जो कौन देखता था, वो देखता था वायसरॉय। ये वायसरॉय उसको देखा करता था, ठीक है। इसके अलावा द्वैत शासन प्रणाली जो थी, याद है द्वैत शासन प्रणाली कौन सी थी, जो प्रांतीय स्तर पर शुरू की गई थी, है ना, आरक्षित और हस्तांतरित विषय, उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसको केंद्र में लाया गया, लेकिन केंद्र में कभी जिंदगी में उसको लागू ही नहीं किया गया। घोषित किया गया था कि केंद्र में हम क्या करेंगे, आरक्षित और हस्तांतरित विषय में इसको विभाजित कर देंगे, लेकिन ये असफल व्यवस्था थी इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये था मामला। इसके बाद फिर 11 राज्यों में, ठीक है, 11 राज्य उस टाइम पे होते थे, तो 11 राज्यों की जगह पर क्या किया गया था, 6 राज्यों में यहाँ पर विधान परिषदों की द्विसदनीय व्यवस्था इसको लागू कर दी गई थी। कहाँ कहाँ ये लागू हुई थी थोड़ा हम इसको देख लें, ठीक है, अभी भी क्योंकि ये सिस्टम है। तो देखिए यहाँ पर से एक तो कहाँ किया गया था, बंगाल में इसको लागू किया गया, ठीक है। बंगाल के अलावा यहाँ पर बम्बई में इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है, बम्बई, यहाँ पर आया बंगाल, यहाँ पर लागू कर दिया गया। और इसके अलावा मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत में भी इसको लागू किया गया, मद्रास, है ना, बिहार, ठीक है। और यहाँ पर आया ये वाला एरिया है संयुक्त प्रांत और एक एरिया बच जाता है यहाँ पर हमारा असम। तो यहाँ पर से टोटल 6 जगहों पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था को लाया गया 1935 के अधिनियम में। और इसके अलावा सांप्रदायिक जो अवार्ड दिए जाते थे उसका विस्तार भी किया गया। तो यहाँ पर पहले सिखों को मिल चुका था, ठीक है, मुसलमानों को मिल चुका था, आंग्ल भारतीयों को मिल चुका था, भारतीय ईसाइयों को मिल चुका था, यूरोपियों को मिल चुका था। तो उसमें दलित वर्ग को और भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसके अलावा महिलाओं और मजदूरों को, तो 3 वर्ग यहाँ पर दिया गया था, दलित, महिला और मजदूर। ये 3 लोगों को क्या कर दिया गया, इन लोगों को
प्रदान कर दिया गया सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक है, तो ये था मामला। इसके बाद 1858 के परिषद अधिनियम को समाप्त कर दिया। याद है मैंने बताया था 1858 का अधिनियम ये वाला, इसमें क्या किया गया था, लाया गया था जो परिषदीय व्यवस्था उसको समाप्त कर दिया, जो निकाय में बोल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा मताधिकार का विस्तार भी यहाँ पर किया गया था। 10% जो भारत की जनसंख्या थी उसको मताधिकार प्रदान कर दिया गया था, जिसको हम सीमित मताधिकार कहते हैं। ठीक है, वो प्रदान कर दिया गया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात हम और पढ़ते हैं, आरबीआई की स्थापना हुई थी यहीं पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर लोक सेवा आयोग जो हम देखते आ रहे थे, केंद्रीय लोक सेवा आयोग था, तो केंद्रीय के साथ यहाँ पर प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और संयुक्त लोक सेवाओं की भी स्थापना यहाँ पर की गई। यानी कि 2 राज्यों से अधिक मामले को देखना हो तो यहाँ पर संयुक्त वाला जो है वो लोक सेवा आयोग वहाँ पर काम करता था, ये व्यवस्था थी। और इसके अलावा 1937 में इसी अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया, एक यहाँ पर संघीय न्यायालय की यहाँ पर स्थापना कर दी गई। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या था, अधिनियम था आपका 1935 तक का। अब क्या करेंगे, अगली क्लास में जब ये मैं लेक्चर्स लूँगा तो 1947 का अधिनियम देखेंगे और 1947 के अधिनियम के साथ में कैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ और संविधान सभा से मैं वहाँ पर से जोड़ते हुए आगे बढ़ूँगा और संविधान की चर्चाएँ बताऊँगा, संविधान सभा की बैठकें वगैरह। और उसके बाद जब हमारा संविधान निर्मित होने की प्रक्रिया में शुरू हो जाएगा तो प्रस्तावना के बाद फिर हम क्या करेंगे, स्रोत के बाद फिर जा कर के अनुच्छेदों को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद में आई होगी। ठीक है, काफ़ी लंबी क्लास है। ठीक है, अगर आपको एक बार में नहीं देखी जाती तो आप थोड़ा थोड़ा करके देखिए और नोट्स निकालिए, इनके नोट्स निकालिए, क्योंकि मैंने क्या किया, एग्जाम्स के बहुत सारी चीज़ों को लिया है, जो चीज़ें छूटी हुई किसी बुक से उसको मिला करके लिया है और आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद इस वीडियो को बनाया हुआ है। ठीक है, तो अधिकतर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स के माध्यम से अपने कथन बताइएगा, जो भी आपकी मर्जी है या आप क्या इसमें पसंद करें और क्या जोड़ना चाहते हैं, या ऐसे बच्चे जो दूरवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए मैं और इस वीडियो के माध्यम से और क्या कर सकता हूँ, उसके लिए भी मुझे सुझाव दीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, है ना। कल वाली जो वीडियो होगी वो क्या होगी, MCQ वाली वीडियो होगी, जिसमें MCQ और मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, CGPSC के, मेंस के और प्री के और व्यापम के प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा, ताकि एक जगह पर आपको प्रश्न मिल जाए और आपको अधिक से अधिक सुविधा हो, अधिक से अधिक आपके लिए क्लास लाभकारी हो। तो सभी के लिए मैं सर्व भवन्तु सुखिनः ये प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।